हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे सिविक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको पहले जा कर के ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान क्या है और क्यों आवश्यक है। मतलब किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर लोकतांत्रिक देश हो या फिर अलोकतांत्रिक देश हो, कोई भी देश हो, लेकिन वहाँ पे संविधान जरूर होता है। और संविधान होता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जहाँ तक हम लोगों ने इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ा था, उसके आगे से इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। यानी कि जब आप स्कूल जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स से जब मिलते हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, जब उनसे मिलते हैं तो आप उनको इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देख लिया था कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों को पढ़ना है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ है। यानी कि भारतीय संविधान की जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत होती है, इसके क्या पृष्ठभूमि थे, यानी कि किन परिस्थितियों में जो भारतीय नेता लोग थे, उन लोगों ने भारतीय संविधान की मांग क्यों की, भारतीय संविधान सभा की मांग क्यों की, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो क्या करा है कि अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है। जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो अब क्या करें कि और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम लोग समझेंगे कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका संविधान का इतिहास क्या है, भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, वो कौन सा प्रोसेस था जिसके कारण भारतीय संविधान को बोल सकते कि यहाँ से हमारा भारतीय संविधान की प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे दोस्तों। तो आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें कि हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं है, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या फिर नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग जानेंगे, संविधान को समझेंगे, तो संविधान होता क्या है कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यानी कि जितने भी नियम कानून हैं, जिस बुक में लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। मोटा मोटी तौर पे हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी नियम कानून है, वो जिस बुक में, जो फंडामेंटल रूल्स जिस बुक में लिखे हुए हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अब जब इस देश के ऊपर शासन चलाई जाएगी, जो भी व्यक्ति शासन करेगा, जिस नियम के अनुरूप करेगा, तो उस देश में रहने वाले लोगों के बारे में क्या इस संविधान में कुछ नियम है या नहीं है, उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मुद्दों को इसमें रखा गया है या फिर नहीं रखा गया। जब इसको बनाया जा रहा था, इसके जब नियम लिखे जा रहे थे, तो क्या उनकी बातों को, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को इसमें सम्मिलित किया गया है या नहीं किया गया, उनके मुद्दों को ध्यान में रख करके नियम बनाए गए हैं या फिर नहीं बनाए गए हैं, क्या उनको सम्मान दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो ये संविधान जो है उतना कारगर नहीं होगा जितना होना चाहिए। और अगर उनके सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो नियम बनाए गए हैं, अगर वो सही है, तो ये संविधान बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो ये जो बातें हैं, जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो ये संविधान कैसे बना, इन सारी चीज़ों को जानना क्या हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और क्या करें कि उस देश के विभिन्न वर्गों, समाजों के हितों को ध्यान में रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे है,
कौन बनाया है, कैसे बनाया है, किन परिस्थितियों में बनाया है, कौन लोग बनाने वाले थे, क्या उस देश के नागरिक थे या फिर बाहरी लोग आकर के इन देश के लिए संविधान बना करके चले गए। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है और उससे बनने की प्रक्रिया में उस समय देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाए थे या फिर नहीं हो पाए थे। जैसे अगर अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो भारत में क्या थे, जैसे बहुत से हमारा जो देश है वो उसमें बहुत से रिलीजन पाए जाते हैं, बहुत से धर्म के मानने वाले लोग हैं। जैसे हो गया हिंदू, हो गया मुस्लिम, हो गया सिख, हो गया ईसाई, हो गया पारसी, हो गया जैन, हो गया बौद्ध, हो गया, बहुत इतने धर्मों के लोग रहते हैं भारत में। और इन क्या जब संविधान लिखा जा रहा था, जब संविधान बन रहा था, तो क्या हिंदू धर्म के लोग थे शामिल, या क्या मुस्लिम धर्म के लोग शामिल थे, क्या जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, पारसी, ईसाई, क्या इन सभी धर्मों का सहयोग था, क्या इन सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी थी, क्या इन सभी लोगों के मुद्दों को ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या करें कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो पहले कैसा व्यवस्था था, राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन चलता था। मुगल जो राजा होते थे वो लोग शासन करते थे, लेकिन जैसे ही 1600 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। जब 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, यानी कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज एक कंपनी के रूप में भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, जिसके बारे में आप लोग क्या है क्लास 8 में बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं, क्या अरे तो क्लास 8 में का जो हिस्ट्री है उसमें आप लोग क्या है बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल्स में पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जब वो ब्रिटिश भारत में 1609 में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी, यहाँ की जो कमजोरियाँ थी, उनका फ़ायदा उठा करके जो ब्रिटिश जो व्यापारी थे वो अपने यहाँ पे राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में सक्सेसफुल हो गए और यहाँ पे शासन करना आरंभ कर देते हैं। जब ये लोग शासन करते हैं तो इनके शासन करने का जो तौर तरीका था वो नियम पे आधारित था, यानी कि लोग नियम बनाते थे। तो इनका नियम कहाँ से बन करके आता था, इंग्लैंड से बन करके आता था। क्यों? क्योंकि ये लोग कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ये जो व्यापारी थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड के संसद में भारत के लिए कानून बनता था। तो जब सोच करके देखिए कि भारत में कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, भारत के लोगों को क्या चाहिए, कैसे उनके ऊपर शासन किया जाए, उन सारी चीज़ों का डिसीजन कहाँ पे होता था, इंग्लैंड में होता था। अब सोच करके देखो तो जब इंग्लैंड के लोग अपने फायदे के लिए नियम और कानून बनाते थे, न कि भारतीयों के फायदे के लिए, तो सोच के देखिए कि जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में क्या बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा कि हम ही लोग, हमारे ऊपर जब शासन हो रहा है तो उसी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे लिए जब नियम बनाया जा रहा है तो हम भारतीय ना हो करके जो इंग्लैंड वाले हैं वो लोग हमारे लिए नियम बना रहे हैं। तो ये बहुत ही सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए क्या है, हम लोगों को भी, यानी कि जो भारतीय लोग थे उन लोगों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या था, आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई से इंडियन, एन से नेशनल और सी से कांग्रेस। आज की जो आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, इसकी स्थापना यही कांग्रेस पार्टी है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। और इसकी स्थापना कौन किए थे, तो एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका क्या नाम था, ए.ओ. ह्यूम। उनका क्या नाम था, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था कि यहाँ पे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिससे कि जो भारतीय लोगों की जो ग्रीवांसेज हैं, मतलब जो समस्याएं हैं, उनको एक संगठित रूप में ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए, ब्रिटिश अधिकारियों के सामने रखी जाए। तो ये जो 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये बोला कि भारत में क्या किया जाए, संवैधानिक सुधार किए जाए। यानी कि इतने जो क्या बोल सकते हैं कि शोषण करने वाले जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं इनमें परिवर्तन किया जाए, और साथ ही साथ जो भारतीय लोग हैं उनको भी नियम बनाने वाली, यानी कि जो नियम बनाने वाली जो संस्था है उसमें भारतीयों को क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए। क्योंकि भारतीय लोग भी, भारत के लिए जो कानून बन रहा है उसका डिसीजन भारतीय लोग भी ले सके। तो ये प्रक्रिया थी। अब क्या हुआ कि कांग्रेस नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेजी सरकार ने जो अधिकार अपने इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं वही अधिकार भारतीय लोगों को भी मिलना चाहिए।
जैसे मत देने का अधिकार, अब इंग्लैंड के नागरिकों को क्या मिलता था? मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार मतलब क्या? वोट देने का अधिकार। वोट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मत देना। वोट देने का मतलब क्या होता है? मत देना, यानी कि अपना मत, मत मतलब क्या? अपना विचार। मत का मतलब क्या होता है? अपना विचार देना कि हाँ, हम इस लीडर को इलेक्ट करना चाहते हैं, ये लीडर हमारे हमारे क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारे राष्ट्रपति होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये हमारे लिए शासन के लिए, हमारे हम पे शासन करने के लिए जो नियम और कानून बनेगा, इसका हम मत देते हैं, मतलब अपना विचार देते हैं। तो ये मत देने का अधिकार कहाँ पे था? इंग्लैंड के नागरिकों को इंग्लैंड में था। लेकिन यही इंग्लैंड वासी जब भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तो भारतीयों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके लिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस के या फिर जो भारतीय नेता होते थे वो मांग करते थे कि हमें भी क्या चाहिए? नियम बनाने का अधिकार चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों के लिए जब नियम बनेगा, हमारे पे ही शासन करने के लिए नियम बनेगा और हम ही लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, आप लोग आकर के नियम बनाइएगा, तो ये हम नहीं मानने वाले हैं। तो ये था। दूसरा मांग क्या करते थे? चुनाव लड़ने का अधिकार। अब हम लोग देखते थे कि जब भी चुनाव होता था, ऐसे तो जो ब्रिटिश थे यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाते थे, लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए, नेशनल असेंबली के लिए जब ये लोग चुनाव करवाते थे तो उसमें भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये भी बोला कि हम भारतीयों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही साथ चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का भी अधिकार आदि। यानी कि हम लोग देखते थे क्या, अब भारतीयों के ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन था, मतलब इतना प्रतिबंध था कि ये लोग खुद से व्यापार जो चाह करके जिस क्षेत्र में करना चाहते थे उस क्षेत्र में नहीं कर पाते थे। अगर कृषि की बात करें तो कृषि कार्य भी अपने तरीके से फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि 1917 में पश्चिम चंपारण में क्या हुआ था? ये गांधी जी आते और उन्होंने नील विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। यानी हम लोग देखते थे कि पश्चिम चंपारण में 3 कटिया प्रथा थी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार होता था, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, वो लोग क्या करते थे कि यहाँ के जो किसान होते थे उनको फोर्स करते थे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे कम से कम, अगर के किसान के पास 20 कट्ठा अगर जमीन है तो उसके 3 कट्ठे पे, यानी कि उसके 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में क्या करना पड़ता था? नील का उत्पादन करना पड़ता था जबरदस्ती। अगर नहीं करते थे तो उनको सजा दिया जाता था। तो ये प्रक्रिया थी, यानी कि इस तरीके से भारतीयों का क्या होता था? दोहन होता था, उनका शोषण होता था। तो भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए और असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार दिया जाए। अब देखो, यहाँ पे बात आई नेशनल असेंबली की। तो नेशनल असेंबली का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नियम बनाए जाते थे। और वैसे तो जो मेन जो नियम होता था भारत पे शासन करने का वो इंग्लैंड से बन करके आता था, लेकिन छोटा मोटा जो कानून है वो नेशनल असेंबली में, जैसे आज का संसद है, ठीक उसी तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल में क्या होता था? नेशनल असेंबली होता था। और वहाँ पे भारत पे शासन करने के लिए जो ब्रिटिश क्षेत्र था वहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया जाता था? नियम बनाया जाता था। तो इनमें भारतीय लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया जाता था? मांग किया जाता था। और साथ ही साथ ये भी मांग किया जाता था कि जो बजट अब बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब पहले समझते हैं। बजट का मतलब होता है कि कोई भी सरकार, जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज मोदी जी की सरकार है। तो क्या है कि ये जो सरकार है, भारतीय सरकार, जब अपने देश में कितना रुपए उसकी आमदनी होगी और वो कितना रुपए खर्च करने वाली है लोगों के ऊपर, उसका जो लेखा जोखा होता है, मतलब कि जो सरकार है उसका आमदनी कितना होगा, कहाँ से आएगा, और ये जो पैसा है वो कहाँ पे जाएगा, कितना खर्च होगा, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना खर्च किया जाएगा, ये जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लेखा जोखा है, इसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। तो ये जो ब्रिटिश सरकार का जो आमदनी कितना होता था और वो कितना खर्च करने वाली है, इसके ऊपर प्रश्न पूछने का भी अधिकार ये लोग मांग करते थे। जो भारतीय नेता होते थे कहते थे कि हमें भी इस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो भारत के न्यायाधीश होते थे, यानी कि जो भारतीय लोग, जब वो लोग क्या बनते थे? न्यायाधीश बनते थे। जब उनके सामने केसेस आते थे तो ये लोगों के ऊपर एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया था
कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का केस सुनेंगे। अगर मान लीजिए एक भारतीय व्यक्ति और एक ब्रिटिश यानी कि यूरोपीय व्यक्ति है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो इन दोनों के बीच में जो झगड़े का सुनवाई है वो एक यूरोपीय अधिकारी करेगा, एक यूरोपीय जस्टिस करेगा, एक यूरोपीय न्यायाधीश करेगा, न कि भारतीय न्यायाधीश करेगा। ऐसा नियम था। तो सोच करके देखो कि अगर एक यूरोपीय न्यायाधीश है और यूरोपीय और एक भारतीय यानी कि एक ब्रिटिश और एक भारतीय व्यक्ति के दोनों के बीच में झगड़ा है, तो वो किसके पक्ष में सुनवाई करेगा? जाहिर सी बात है ब्रिटिश के पक्ष में सुनवाई करेगा। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में जो भारतीय लोग थे, भारतीय नेता थे, वो मांग करते थे कि ऐसा नहीं है। जो भारतीय न्याय जस्टिस है यानी कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो भारतीय के खिलाफ केस हो या फिर यूरोपियन व्यक्ति के खिलाफ केस हो, सभी के खिलाफ इनको क्या है, केसों की सुनवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए। और साथ ही साथ देखो 1920 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपनी संविधान खुद बनाने की मांग स्पष्ट मांग रखी और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य जो नेता थे, उनने भारतीय संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था। अब देखो भारतीय जो नेता होते थे वो मांग करते थे ब्रिटिशर से, यानी कि जो अंग्रेज थे उनसे मांग करते थे कि हमारे यहाँ कानून के तौर पे जो शासन चल रहा है तो इसका नियम भारत में ही बनाया जाए, न कि इंग्लैंड से बन करके आए। और जो और पहली बात तो कि ये लोग मांग करते थे कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए और जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे लिए एक संविधान होना चाहिए, यानी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए और हम लोग संविधान के तहत शासन करेंगे और उसका निर्माण कौन करेंगे, भारतीय लोग ही करेंगे। और जब ये लोग एक प्रस्ताव 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब ये पारित किया गया था, तो 1931 का जो कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उनमें कुछ बातों का जिक्र किया गया था, जैसे कि जब हम संविधान बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलेगा। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि देश के जितने भी वयस्क नागरिक हैं उन सभी को क्या है, मत देने का अधिकार मिलेगा। जैसे आज हमारे देश में कितने वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, तो 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं देश के, उन सभी को क्या माना जाता है, वयस्क माना जाता है। और इन सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार कहने का मतलब क्या है कि लोग जा करके जब भी चुनाव होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है यानी कि संसद का चुनाव होता है या फिर विधायक का चुनाव होता है या फिर मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है, तो उन सभी में कौन लोग वोट देते हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है वही लोग वोट देते हैं। तो इसकी मांग किए थे। फिर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार के बारे में बात किया था और संसदीय और उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के बारे में बात किया था। और इन लोगों ने यह भी बोला था कि सबको क्या होगा, स्वतंत्रता होगा और सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा। समानता का अधिकार कहने का मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी होगा, यानी कि कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं। हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़े कि समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया और एक दूसरे के साथ असमान व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब भारतीय लोगों ने देखा कि भारत का समाज क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, या तो जाति व्यवस्था के आधार पे, धर्म के आधार पे, इन सब चीज़ों को रोका जाएगा। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब भेदभावों को ख़त्म कर देंगे और सभी लोग समान होंगे। आज आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी जाइए, कोई भी जाए, कहीं पे भी जाकर के कोई व्यक्ति बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये क्या है, सभी के लिए समान है, समानता का अधिकार दिया गया है संविधान में, जिसके बारे में हम लोग इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें क्लियरली पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अंतरिम अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, अब ये दोनों विभूतियाँ जो बिहार के ही थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जब अंग्रेज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और इसी में 1939 में आरंभ हुआ था और इसी में
जो ब्रिटेन है वो भी सम्मिलित हो गया था द्वितीय वर्ल्ड वॉर में। तो उसका जो ब्रिटेन का सारा पैसा और सारा ध्यान द्वितीय वर्ल्ड वॉर में लग गया था। तो जो भारतीय जो नेता थे वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और ब्रिटेन से भारत को आज़ाद किया जाए। तो बाद में इतने प्रेशर पड़ने के बाद जो ब्रिटिश है वो मान गया कि ठीक है हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारतीयों ने मांग किया कि हमारे लिए क्या चाहिए, एक संविधान सभा बनाइए, एक संविधान सभा के गठन का अधिकार होना चाहिए जिससे हम भारतीय लोग ही अपने संविधान बनाएंगे और उसके बाद हमारा जो देश है वो संविधान के आधार पर चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जुलाई 1946 में कब होता है, इसके लिए 24 मार्च को, ये पता होना चाहिए, 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन के संसद से प्रस्ताव पारित कर करके एक मिशन आता है 24 मार्च 1946 को भारत में, जिसको क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया। और इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। और 3 सदस्य, इन लोगों का क्या विचार था, वहाँ से क्या कह करके भेजा गया था कि जाइए भारत में संविधान सभा का गठन करवाइए। और ये क्या, इसके लिए क्या होता है, जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है संविधान सभा में, यानी कि संविधान बनाने के लिए कौन कौन से लोग इलेक्ट होकर के, यानी कि जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वोट देगी कि कौन से लीडर चुन करके जाएंगे और देश के लिए, पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ संसद का चुनाव होता है, ठीक उसी तरीके से भारत में भी उस समय 1946 में चुनाव हुआ था और उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि एजुकेशन और प्रॉपर्टी के हिसाब से लोगों को राइट दिया गया था। यानी कि जो एजुकेटेड थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वही लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और वो लोग, उन लोगों ने जो भारतीय संविधान सभा के संविधान बनाने वाले जो नेता थे उनको चुन करके भेजा। और इसका इलेक्शन कब हुआ था, जुलाई 1946 में। और जब ये सभी लोग चुन करके आए तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, दिसंबर में हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसके बाद 9 दिसंबर को जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो इसके अंतरिम अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस संविधान सभा के जितने भी सदस्य इलेक्ट होकर के आए थे इन सभी में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, यानी कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। इसीलिए इनको संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये दोनों कौन थे, बिहारी थे, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहारी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहाँ के थे, बिहार से ही थे। अब आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बुनियादी मूल्य, जैसे स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, सार्वभौमिक मताधिकार हो गया। बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग इस अगले वीडियो में पढ़ने वाले। जैसे लोकतंत्र क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता क्या है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक न्याय की बात की गई है संविधान में, वो क्या है, उसका क्या मतलब है। उसके बाद और हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बुनियादी मूल्य। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।